ये कहानी एक किसान की है जिसमें वह मेहनत और भाग्य में से मेहनत को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए वह हमेशा कड़ी मेहनत कर कर अपने भाग्य को कभी भी दोष नहीं देता था। एक दिन चाय पीता पीता उसका दोस्त उससे बोलता है, अरे कैलाश, क्या तुमने ये सुना नहीं है? क्या बात कर रहे हो? अरे तुमने कैसे नहीं सुना भाई कि किस तरीके से हमारे गांव के सेठ ने अपने कर्मचारी सुरेश को अपने काम से निकाल दिया, ये कहकर कि वह चोरी करने की कोशिश कर रहा था। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वह उसकी मजबूरी थी। क्या बात करते हो? मजबूरी क्या होती है? मजबूरी कुछ नहीं होती है। हम जो भी कार्य करते हैं वह हम खुद करते हैं, ना कि हमसे कोई कराता है। जब हम मेहनत नहीं करते तो हमें ऐसा ही कहना पड़ता है। अरे कैलाश, मैं तो कहता हूँ कि उसके भाग्य में ही ये लिखा था, तभी तो आज इस मोड़ पर अकेला खड़ा है। और देखो क्या बात है कि आज उसका परिवार उसे पहचानने से ही इनकार कर रहा है। अरे नीरज भाई, तो उसकी बातों में आ गया होगा। हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं, हमें अपने भाग्य पर कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। अरे वैसी लायक होगा, उसने कभी अपनी जिंदगी में मेहनत की ही नहीं होगी, तभी तो देखो आज यहाँ पर खड़ा है। तभी दोनों दोस्त अपनी बातें खत्म कर कर अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। और रास्ते के बीच ही कैलाश को एक बाबा नजर आते हैं। वे उससे बोलते हैं, अरे बालक, क्या नाम है तेरा? बाबा, मेरा नाम तो कैलाश है। क्या हुआ है? तो कैलाश बेटा, मैं तुम दोनों दोस्त की बहुत देर से बातें सुन रहा था कि तुम मेहनत और भाग्य में से किसको श्रेष्ठ मानते हो। मैं तुमसे ये सुनना चाहता हूँ। बाबा, अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो मैं मेहनत को श्रेष्ठ मानता हूँ, ना कि भाग्य को। हाँ बेटा, मेहनत बड़ी है, लेकिन भाग्य भी हमारे साथ हमेशा रहता है। उसका भी हर चीज़ में बड़ा हाथ होता है। नहीं बाबा, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, इन सब में विश्वास नहीं करता। अच्छा बेटा, तो तुम्हें आगे चलकर पता लगेगा कि कौन बड़ा है। और मैं कुछ दिनों बाद ये सवाल तुमसे दोबारा पूछने आऊँगा, और अगर तुम्हारा जवाब यही रहा तो मैं सोचूंगा कि तुम्हारा जो कहना था वो हमेशा सच है। बाबा, आप कल आ जाइए, आप परसों आ जाइए, आपको जब आना है आप तब आ जाइए। मेरा उत्तर हमेशा मेहनत ही रहेगा। मेहनत ही सबसे बड़ी होती है, ना कि भाग्य। इस तरीके से कैलाश वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। अब तो उस बात को बीते कम से कम 1 महीना हो चुका था। बेटा, अब तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, क्यों ना अब हम उसकी शादी कर दें? हाँ पिताजी, बिल्कुल। खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है, इस साल तो अपनी बहन की धूमधाम शादी करेंगे। इस तरीके से कैलाश की जिंदगी तो बहुत अच्छी बीत रही होती है। लेकिन एक दिन जैसे ही कैलाश अपने खेत पर जाता है और अपने खेत को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया? सारी फसल में कीड़ा लग गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैं कल ही तो आया था, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? मैं कैसे घर बताऊंगा? पिताजी, हमारी फसल में कीड़ा लग गया है, उसमें हमें एक दाना तक प्राप्त नहीं होगा इस साल। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बताते बहुत अफसोस हो रहा है। बेटा, ऐसा कैसे हुआ? ये तो बहुत चिंताजनक बात है। क्या हम अपनी बेटी रेणु की शादी नहीं कर पाएंगे? नहीं माँ, ऐसा क्यों बोलती हो? अरे अपना दिल मत दुखाओ, मैं अपनी बहन की धूमधाम शादी करूँगा, बस आप सब्र करो। पिताजी, क्यों ना मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार पर ले लूँ, और जितना भी ब्याज होगा मैं सूद समेत लौटा दूंगा जब हमारी फसल दोबारा से बड़ी हो जाएगी। और ज़्यादातर तो हमारी फसल हमेशा अच्छी होती है ना। बेटा, जो तुझे सही लगे तू वो कर। तुझे अपने ऊपर तो पूरा विश्वास है ना, और वैसे भी तू हमेशा मेहनत पर ही तो विश्वास रखता है, तो बस तू मेहनत कर। इस तरीके से वह बड़ी हड़बड़ी में सेठ जी के पास जाकर उससे बोलता है, सेठ जी, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। पता नहीं पूरी की फसल में कीड़ा लग गया है। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हारी फसल पूरी बेकार हो गई है और अगली फसल की बीज के लिए तुम मेरे से पैसे मांगने आए हो। तो तुम्हें ये तो पता होगा ना कि मेरा ब्याज कितना ज़्यादा होता है। उसे चुकाने के लिए अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तुम चुका लोगे? सेठ जी, बस आप एक बार मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपका सूद समेत सारे पैसे, सारा ब्याज लौटा दूंगा। लेकिन तुम्हें कितने रुपए चाहिए ऐसे?
बस सेठ जी 50,000 रुपये की ज़रूरत है। अपनी बहन की शादी करनी है और खेत में नए बीज लाकर उगाने हैं। बस जैसे ही वो खेत में बड़ी फसल हो जाएगी तो मैं आपके धीरे धीरे कर कर सारे पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा। मैं वादा करता हूँ सेठ जी। देखो कैलाश, मैं वादे पर विश्वास नहीं करता क्योंकि लोग इन वादों को निभाते नहीं हैं। अरे भाई, 50,000 बहुत बड़ी रकम है। इसे चुकाने में तुम्हारी पूरी पुश्तें बूढ़ी हो जाएंगी लेकिन चुका नहीं पाएंगी। अरे इसका ब्याज कम से कम 1.5-2 लाख बैठेगा। चुका पाओगे? मैं चुका लूँगा सेठ जी, बस आप मुझे रुपए दे दीजिए। इस तरीके से सेठ से वह 50,000 का कर्ज ले लेता है और बड़े ब्याज को चुकाने के लिए राजी हो जाता है और बहुत अच्छा बीज लेकर अपने खेत में उगा देता है, ये सोचकर कि अब जितना भी पैसा होगा उसमें वह अपनी बहन की शादी में लगाएगा और कुछ पैसे सेठ के यहाँ पहुँचा दिया करेगा। इस तरीके से उसके दोनों काम समय पर होते रहेंगे। लेकिन जो हम सोचते हैं कभी कभार ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से कैलाश के साथ होता है। वह अपने बीज को तो लगा देता है और कुछ समय बाद उसकी फसल भी बड़ी हो जाती है, लेकिन पुरानी फसल की तरह ही उसकी नई फसल में उसी तरीके से कीड़े लग जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आसपास इतने खेत हैं। अरे रे, मैं मर गया। मैं कैसे इतना सारा ब्याज चुकाऊंगा? लेकिन मेरा ही खेत क्यों चुना? अरे इसमें इतना कीड़ा लग गया है, अब मैं कैसे कैसे सारी चीज़ों को संभालूंगा? और जैसे ही कैलाश खेत से वापस लौटकर घर आ रहा होता है तो वह क्या देखता है कि उसका सेठ बहुत तेजी से उसके घर के बाहर कैलाश कैलाश पुकार कर आवाज लगा रहा होता है। क्या हुआ सेठ जी? अरे सेठ जी के बच्चू, अभी तुझे बताता हूँ। अरे तूने मुझसे 4 महीने कहकर 5 महीने कर दिया, लेकिन अभी तक तूने ब्याज के साथ साथ तो दूर की बात पैसे तक नहीं चुकाए हैं। अरे 2 लाख ब्याज बैठा है, वो तो शुक्र मान, 1.5 लाख बता रहा हूँ। सेठ जी, सारी की सारी फसल में कीड़ा लग गया, लगभग सब में। लेकिन मैं क्या करूँगा? मैं आपके पैसे चुका दूँगा। मैं कैलाश जैसे लोगों से अपने पैसे निकालवाने जानता हूँ। अरे तेरे जैसे लोगों के खेत में तो हर बार अब कीड़ा ही लगने वाला है। देख, अब तू मुझे अपना खेत हमेशा हमेशा के लिए दे दे और उसे भूल जा। इस तरीके से सेठ उसका खेत हथिया लेता है। अब तो कैलाश पूरी तरीके से निहत्था हो चुका था। ना तो उसके पास उसकी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठा हो पाए थे और ना ही अब उसका खेत बचा था। अब तो वह हर जगह से हाथ धो बैठा था। एक दिन जैसे ही वह टहल रहा होता है तो उसे एक बड़ा सा हीरा नजर आता है। अरे ये तो बहुत महंगा हीरा लगता है, क्या करूं? इसे उठा लूं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता किसी भले इंसान का हो और उससे गलती से गिर गया हो। लेकिन मुझे अपनी बहन की शादी भी तो करनी है। अगर वो इतना ही कीमती होता उस इंसान के लिए तो वह ऐसे छोड़कर ही क्यों जाता? और इस तरीके से कैलाश उस हीरे को उठा लेता है और सीधे सुनार के पास जाकर उसे बेचने लगता है। ये कितने का बिकेगा? ज़्यादा नहीं, 1 लाख दे दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा भाई। 1 लाख? अरे नहीं भाई, इतना महंगा हीरा लगता है, कम से कम 3-2 लाख का होगा। अरे नहीं भाई, इतना कम में तो मैं नहीं बेचूंगा। देख, तेरे हाव भाव से तो लगता नहीं है कि ये तेरा हीरा है। तेरे कपड़ों को देखकर बता सकता हूँ कि तेरी औकात नहीं इतने बड़े हीरे की इतनी बड़ी कीमत लेने का। तभी वह सुनार जोर जबरदस्ती कर कर उससे वह हीरा हथिया लेता है और उसे 1 लाख रुपए देने की बात करता है। और वहीं पर कैलाश 1 लाख रुपए लेने के लिए मंजूर नहीं होता। तभी कैलाश अचानक से उस दुकान पर रखे कुछ हीरों को उठाकर भाग जाता है। रास्ते में उसे एक मनुष्य मिलता है। अरे भागा कहाँ जाता है? अरे रुक, मुझे तेरी सारी करतूतों के बारे में पता है। अरे तेरा बहुत देर से पीछे कर रहा हूँ कि किस तरीके से तूने उस हीरे को चुरा कर सुनार के पास बेचने की कोशिश करी। अभी जाकर सेठ जी को बताता हूँ। ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। देख, मैं तुझे माफ़ तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तुझे क्या सच पता है? ये हीरा मेरा नहीं बल्कि ये तो उस राजा का है जो कि हमारे गांव से निकल रहा था और मैंने तभी उसके पास बहुत सारे हीरे देखे और उस पे कब्जा बोल दिया और उसके बहुत सारे हीरे चुरा कर भाग गया। लेकिन ये एक हीरा वहाँ पर रह गया जो मुझे यहाँ तक खींच लाया। तो तुम्हारे पास तो इतने हीरे होंगे तो तुम मुझे एक हीरा नहीं दे सकते? और वैसे भी मैंने इसे पहले उठाया था। अरे देख, साफ साफ बता दे हीरा कहाँ है। मेरे जैसे लोगों से दुश्मनी मोल लेना महंगा पड़ेगा। कैलाश हीरा देने के लिए साफ साफ मना कर देता है और इस तरीके से वह मनुष्य वहाँ से चला जाता है। अब कैलाश को थोड़ा डर लगने लगता है
कि अब वह क्या करने वाला है। लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो कैलाश भी उस बात को भूल गया था और धीरे धीरे कर कर उसकी बहन की शादी का दिन भी आने लगता है, क्योंकि उसने पैसे इकट्ठे कर लिए होते हैं। एक दिन जैसे ही वह अपना काम खत्म कर कर अपने गांव वापस लौट रहा होता है, तो वह क्या देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, जिसमें सेठ, उसके कुछ कर्मचारी और वह मनुष्य भी, जिसने उससे वह हीरा मांगने की कोशिश करी थी। अरे कैलाश, तूने तो हद कर दी। अरे तू तो इतना चालाक है कि तू तो मेरे पैसे लौटा नहीं रहता, लेकिन मैंने अपनी चालाकी से तेरी ज़मीन हथिया ली और अब तो तू हीरो का भी व्यापार करने लगा, उनकी चोरी करने लगा। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने ऐसा नहीं करा है। ये जो आपके साथ मनुष्य खड़ा है, इसी ने ही ये सब किया है। इसी ने ही उन राजा जो हमारे गांव से लौट रहे थे, उनके सारे हीरे इसने चुरा लिए और ये हीरा वहाँ पर रह गया था जिसको मैंने उठा लिया था। लेकिन हाँ, मैंने उसे बेचने की कोशिश करी, पर सारी की सारी गलती इसकी है। देखो, अगर ये तुम्हारी बात सच है और मैं मान भी लूँ तो तुम्हारी भी गलती कम नहीं है। जितनी गलती इस चोर की है उतनी ही बराबर गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने कैसे किसी का भी हीरा उठा लिया, और वैसे भी वो हीरा था तो महाराज का ही। तो तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे की? तुमने किसी और की चीज़ को अपना बनाने की कोशिश क्यों की? ये एक चोरी है। अब चलो तुम दोनों मेरे साथ, तुम्हें दोनों को पुलिस के हवाले करूँगा और गांव का पर्यावरण सुधारने की कोशिश करूँगा। ऐसा मत कीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा कार्य नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए सेठ जी, मेरे घर वालों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तभी अचानक से गांव का वह बाबा उनके पास आकर उनसे बोलता है, बेटा कैलाश, अब बताओ, भाग्य बड़ा या फिर मेहनत? बाबा, अब मैं समझ गया हूँ कि ये मेरी गलती थी। मैं शायद भूल गया था कि भाग्य बड़ा है। मेहनत तो होती है, लेकिन भाग्य भी उतना ही होता है जितनी कि मेहनत। आपने मुझे सही राह पर लाकर बहुत अच्छा कार्य किया है। सेठ जी, मैं इस कैलाश को जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। आप कृपा कर कर इसे छोड़ दीजिए। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि ये सुधर जाएगा और अच्छा इंसान बनेगा। इस तरीके से बाबा के कहने पर वो सेठ मान जाता है और कैलाश को बिना गिरफ्तार कराए छोड़ देता है, सिर्फ बाबा के कहने पर। तो दोस्तों, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, भाग्य बड़ा होता है या फिर हमारी मेहनत?